हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ आश्री कसौदन एंड हम डिस्कस कर रहे थे ठाकुर पब्लिकेशन की बुक पोएट्री एंड ड्रामा 2। ये बुक राजस्थान की सभी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज इंस्टीट्यूशन के बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है एंड इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द लेटेस्ट एनईपी बेस्ड सिलेबस। सो स्टूडेंट्स, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस रही हैं उसमें हम लोगों ने चैप्टर 3 तक का हमारा डिस्कशन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो अगर आपको उनकी वीडियोस देखनी हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, आप वहां से जाके देख सकते हैं। फॉर सेक अगर आपको लिंक्स अवेलेबल नहीं हो रही है, लिंक ओपन नहीं हो रही है, तो आप हमारे चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। लेटेस्ट में आपको सारे वीडियोस इस बुक के आपको मिल जाएंगे। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी बुक का चैप्टर 4, जो कि है विलियम वर्ड्सवर्थ की 2 पोएम्स हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड सेकंड इज 3 years शी ग्रू इन सन एंड शार्स। ओके, सो इन्होंने जब हम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं तो सबसे पहला थॉट जो हमारे दिमाग में आता है वो आता है रोमांटिक मूवमेंट का। रोमांटिसिज्म टाइम पीरियड जो था उसके बारे में हमारे थॉट आते हैं। एंड इनकी पोएम्स में आप देख पाओगे, इनकी पोएम्स हमेशा ही जो है वो नेचर से कनेक्टेड रहेंगी, नेचर से जुड़ी रहेंगी एंड ओवरऑल जो उनका सेंट्रल पॉइंट रहेगा वो हमेशा नेचर ही रहेगा। ओके, अगर वो मतलब कुछ कोई इशू भी टैकल करना चाह रहे हैं तो वो नेचर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे एंड नेचर से ही रिलेटेड इमेजिनरीज यूज करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अगर आपको कहीं पे भी नाम मिल जाए तो कुछ चीजें आप हमेशा ध्यान रखिएगा। फर्स्ट इज कि रोमांटिक मूवमेंट के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट राइटर्स रहे हैं, रोमांटिक पीरियड के रहे हैं ये, ठीक है। एंड रोमांटिक पीरियड जब मैं कहती हूँ तो ये टाइम पीरियड आपका आ जाता है 1798 से 1810। जरा आप इसको देख लीजिएगा, 1810 ही है मेरे हिसाब से, एक बार आप जरा क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसे। एंड इस टाइम पीरियड में जो पूरा फोकस किया था वो रिलीजन से, लॉजिक से सबसे हटके सिर्फ नेचर पे फोकस रहा था। एंड इसमें रोमांटिक वैसे तो लग रहा है कि भाई रोमांटिक नाम है तो बिलवड की बात हो रही है, पार्टनर्स के बीच में बात हो रही होगी या पार्टनर्स की तारीफ हो रही है। बिल्कुल भी आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। रोमांटिक मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम लॉजिक, रिलीजन ये सब छोड़ के हम नेचर पे फोकस करते हैं एंड नेचर से ज्यादातर हम कनेक्ट होकर पोएम्स लिखने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जब हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे, ठीक है। इनका इंटरेस्ट, इनका जो एक अट्रैक्शन नेचर की तरफ रहा है वो इनकी पोएम्स में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो इसी के साथ हम आगे स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ का मैंने आपको पहले बता दिया कि ये इंग्लिश पोएट है एंड ही वाज डीपली एंगेज्ड इन रोमांटिक मूवमेंट and he is one of the renowned writers of romantic era in English literature and to some extent हम कह सकते हैं कि romantic movement को start करने वाले भी यही थे, ठीक है, to some extent कह सकते हैं। and he was born on April 7, 1770, ठीक है, in the city of Cockermouth, Cumbria, जो कि एक छोटा सा पार्ट है, एक सिटी है लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड, वहां का ये छोटा सा सिटी। ओके, एंड ये जो सिटी है ये आप कह सकते हो लेक डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो लेक डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ के नेचुरल लैंडस्केप्स के लिए बहुत जाना जाता है। बहुत खूबसूरत सीनरीज आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे, स्टनिंग माउंटेन्स मिल जाएंगे, लेक्स मिल जाएंगे, फॉरेस्ट देखने को मिल जाएंगे, बहुत अच्छा लैंडस्केप आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड सिंस ये इतने अच्छे आप कह सकते हो या एक ऐसी जगह से बिलोंग करते थे जहाँ पे नेचर की इतने स्टनिंग व्यूज थे, इनका हमेशा से एक अट्रैक्शन रहा है नेचर की तरफ एंड इन्होंने काफी ज्यादा अफेक्शनेट एंड रिस्पेक्ट करते थे ये स्टार्टिंग की एज से अपनी। एंड ओवरऑल जो है ये काफी ज्यादा वर्ड के साथ कनेक्टेड फील कर पाते थे, लिटरेचर के साथ भी ये काफी आप कह सकते हो, राइटिंग के साथ, लिटरेचर के साथ भी ये काफी यंग एज पे कनेक्टेड फील करने लगे थे। ओके, इनके पेरेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इनके फादर का नाम आ जाता है जॉन वर्ड्सवर्थ एंड इनकी मम्मा का नाम आ जाता है एन कुकसन। इनके फादर जो थे वो खुद एक लॉयर थे, इनकी वाइफ इनके हस्बैंड जो थे, इनकी मदर जो थी वो एक हाउस वाइफ थी एंड काफी यंग एज पे इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। एट द एज ऑफ 15 इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था एंड उसके बाद ये और इनके भाई बहन जो थे वो रिलेटिव्स के यहाँ, इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके यहाँ रहना स्टार्ट कर दिया था, उन पे डिपेंड करने लगे थे। अगर हम इनके एजुकेशन की बात करते हैं तो इनके स्टार्टिंग के जो ईयर्स रहे हैं वो होम स्कूलिंग इनकी चली है एंड एट द एज ऑफ 8 इन्होंने फाइनली एक स्कूल में एडमिशन लिया था जिसका नाम था हॉक्सशेड ग्रामर स्कूल एंड ये स्कूल जो है विलेज हॉक्सशेड है इंग्लैंड में, वहां का एक वहां पे है। एंड इस ड्यूरेशन में इन्होंने काफी सॉलिड एजुकेशन ले ली है, काफी सॉलिड ग्रास्प बनानी इन्होंने लिटरेचर पे, लैटिन लैंग्वेज पे एंड ग्रीक में। एंड इन 1787 दैट मीन्स एट द एज ऑफ 17 इन्होंने
कॉलेज अपना परस्यू करना स्टार्ट किया एंड इन्होंने ज्वाइन किया सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। ओके, अब प्रॉब्लम ये आ गई थी कि इन्होंने कॉलेज ज्वाइन तो कर लिया एंड आप जानते हो कॉलेज की लाइफस्टाइल कैसे होती है, जिस एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है। सो ही वाज नॉट दैट इंक्लाइंड इनटू दैट एकेडमिक स्ट्रक्चर। वो उस स्ट्रक्चर को, शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाते थे एंड ही मिस्ड बीइंग इन नेचर। सो ये बहुत ज्यादा कोशिश करते थे कि ये नेचर के आसपास रह सकते हैं एंड इसी वजह से ये आप कह सकते हो कि कई बार इन्होंने अपना कॉलेज में सबसे छुपा के ये कॉलेज के आसपास का जो फॉरेस्ट एरिया है, जो नेचुरल एरिया है, ये वहाँ पे भी घूमने गए हैं, वहाँ पे वॉक्स करने गए हैं एंड काफ़ी यंग एज पे इन्होंने पोएम्स लिखने स्टार्ट कर दी थी एंड जितना ये जो इनका नेचर की तरफ एक्सपोज़र इनका हुआ है, ये सब आपको इनकी राइटिंग्स में आगे जाके देखने को मिलेगा जब इन्होंने पोएम्स लिखनी स्टार्ट की। तो काफ़ी टाइम तक जो है इनका जो ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप था, उससे ये बियॉन्ड जाके इन्होंने पढ़ाई की है एंड इनका रीडर एज़ अ पैशनेट रीडर एंड डीप अप्रिसिएशन फॉर नेचर, ये इनके हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो इनके सोर्स ऑफ नॉलेज पे हो, चाहे इनके किसी परस्यूट पे हो, हर एक एस्पेक्ट में आपको ये सब चीज़ें इनकी देखने को मिलेगी। ओके, एंड इनकी जितनी भी पोएटिक सेंसिबिलिटी थी वो सब इनकी पर्सनल एक्सपीरियंस, जैसा मैंने कहा कि जो इन्होंने नेचर में देखा है वही चीज़ उन्होंने अपनी पोएम में दिखाया है, अपनी राइटिंग्स में दिखाया है, वो आपको देखने को मिलेगा। जो इन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो इंटरैक्शन इनका नेचुरल वर्ड्स के साथ रहा है, वो सब आपको इनकी पोएम्स में देखने को मिलेगा एंड ये सब इन्होंने कब किया, जब इनकी यूनिवर्सिटी में समर ब्रेक्स होते थे, छुट्टियाँ होती थी, तब इन्होंने एक जर्नी की थी कहाँ से कहाँ तक, ये स्विट्ज़रलैंड से होते हुए, लाइक इंग्लैंड से होते हुए, स्विट्ज़रलैंड होते हुए फ्रांस तक गए थे एंड उसी टाइम पे मतलब जब ये फ्रांस में गए तो वहाँ पे फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ हैं उनका भी इन्फ्लुएंस इनके ऊपर पड़ा। इन्होंने बहुत अच्छे से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के आइडियाज़ को एक्सेप्ट किया एंड इन्होंने पोएम्स लिखनी स्टार्ट कर दी थी। इसी टाइम पीरियड में इन्होंने पोएम्स लिखनी स्टार्ट की, बट इनकी पोएम्स जो है 1793 तक पब्लिश नहीं हुई थी। एज़ अ स्टूडेंट उन्होंने लिखना स्टार्ट किया बट पब्लिश नहीं कराई थी अभी तक कोई भी पोएम, ठीक है। सो ये रहा इनका इंटरेस्ट, इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं इनके करियर की। सो करियर, इनका जो पोएट्री को लेके लव था वो काफ़ी यंग एज पे, मैंने आपको बता दिया, काफ़ी यंग एज पे आना स्टार्ट हो गया था इनका। जब ये स्कूल में थे तभी इनका एक इंटरेस्ट आ गया था, इन्होंने पोएट्रीज़ रीड करनी स्टार्ट कर दी थी एंड इन्होंने एज़ अ पोएट अपना करियर जो स्टार्ट किया था वो 1787 में स्टार्ट किया था एंड इसी टाइम पे इन्होंने सोनेट लिखी थी जो कि द यूरोपियन मैगजीन में पब्लिश हुई थी। इसके अलावा जब कैम्ब्रिज में रहते हुए इन्होंने यूरोप का पूरा टूर किया था, वो भी जो जर्नी थी वो इन्होंने अपनी आप कह सकते हो इनको इंस्पायर किया था पोएट्रीज लिखने के लिए एंड वो सब इनका जितना एक्सपीरियंस रहा है वो सब इनकी पोएट्रीज में आपको देखने को मिलेगा एंड फाइनली इन 1793 इन्होंने अपनी फर्स्ट पोएम पब्लिश की जिसका नाम था एन इवनिंग वॉक। इसी के साथ उन्होंने पब्लिश की डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड ये दोनों पोएम्स नहीं थी, ये पोएट्री के कलेक्शंस थे, लाइक बहुत सारी पोएम्स थी, पोएट्री कलेक्शंस थे, एक एंथोलॉजी थी, ओके। एंड इसी की वजह से इनका जो है एज अ पोएट करियर इनका एक अपलिफ्ट हो गया, एक स्टार्ट उनको अच्छा खासा मिल गया एंड वो आगे बढ़ते चले गए एंड इवेंचुअली इन 1795 इनकी मुलाकात एसटी कॉलेज से हुई एंड उनसे दोस्ती हुई एंड इन दोनों की दोस्ती बहुत लंबे टाइम तक चली है, ऑलमोस्ट जब तक इनकी डेथ नहीं हो गई है, इवन तब तक भी रही है एंड इन्होंने लगभग 15-20 साल साथ में रह के काम किया है एंड उसमें इन्होंने एक बुक थी इन दोनों के साथ में जो इन्होंने पब्लिश की थी, लिरिकल बैलेट, जो कि फर्स्ट इन्होंने पब्लिश की थी 1798 में। इसके बाद लिरिकल बैलेट के इन्होंने 2 एडिशंस और निकाले, 2 वॉल्यूम्स और निकाले। तो आप समझिए कि लिरिकल बैलेट से इन्होंने 3 बुक्स दोनों ने साथ में मिलके पब्लिश की थी, ओके। एंड इन दोनों के ही कोऑर्डिनेशन से, आप कह सकते हो कोलैबोरेशन से जो पोएम्स आई हैं वो बहुत ही अच्छी पोएम्स हैं। इसके अलावा जब ये अपने करियर की एकदम हाईएस्ट पीक जो है वो इन्होंने 1807 में अचीव कर ली थी एंड उसी टाइम पे इन्होंने जो है पोएम इन 2 वॉल्यूम्स यानी कि पोएम नाम से बुक निकाली जिसे इन्होंने 2 वॉल्यूम्स में रिलीज किया था। एंड ओवरऑल थ्रू आउट हिज करियर ही हैज रिटन ओवर 500 सोनेट्स, ओवर 500 सोनेट्स, 500 से ज्यादा सोनेट्स उन्होंने लिखे हैं एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन ही इज कंसिडर वन ऑफ द फाइनेस्ट सोनेटियर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। अच्छा, सोनेटियर्स की बात हो रही है तो जरा आप कमेंट बॉक्स में किन्हीं 2 सोनेटियर्स के नाम बताइए। एक तो ये रहे विलियम वर्ड्सवर्थ, इनके अलावा अगर कोई और आपको सोनेटियर का नाम पता है तो वो आप बताइए।
अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इनके वर्क्स की। तो सबसे पहला वर्क जो इनका सबसे ज़्यादा चलता है, जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है, वो आ जाता है इनका लिरिकल बैलेड, जो कि इन्होंने टी.एस. कॉलरिज के साथ मिलके बनाया था। इसके अलावा इन्होंने कंपोज्ड अपॉन वेडमिनिस्टर ब्रिज 1802 में पब्लिश किया। द प्रिल्यूड इन्होंने पब्लिश किया। द प्रिल्यूड ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये पब्लिश हुआ है, ये इस टाइम पीरियड में ये लिखा गया है। द पोएम्स, ये तो मैंने आपको बता दिया, पोएम इन 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हुई थी। इसके अलावा गाइड टू द लेक्स इन्होंने पब्लिश की थी 1810 में। द एक्सक्यूशन पब्लिश किया था 1814 में एंड लोडोमिया पब्लिश किया था इन्होंने 1815 में। इनकी जो बुक है, 2 पोएम का जो इनका सेट है, इसमें कौन-कौन सी पोएम्स ज़्यादा फेमस हुई हैं? फर्स्ट इज़ ओड इंटिमिडेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी, द सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, ओड टू ड्यूटी, लंदन 1802। ये सारी पोएम्स को मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है एंड बुक्स को मैंने अलग कलर से हाईलाइट किया है, तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कौन सी पोएम है एंड कौन सी बुक्स है। ओके, सो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में लिखी हैं, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में की हैं एंड इवेंचुअली ऑन April 23rd 1850 ही डाइड ड्यू टू प्लोरेसी एंड इन्हें बरी रेल माउंटेन इन वेस्टमोरलैंड इंग्लैंड। ठीक है, एंड इनके मरने के कुछ ही टाइम बाद जो है इनकी वाइफ ने जो है द प्रिल्यूड पब्लिश की थी, जिसे पोएम टू कॉलरिज भी कहा गया। ठीक है, इस पोएम में, या आप कह सकते हो इस बुक में, उन्होंने वो पोएम्स लिखी हैं जो कॉलरिज के साथ कंबाइन करके, या कॉलरिज के लिए पोएम्स उन्होंने लिखी हैं। ठीक है, एंड इनकी डेथ एंड एक चीज़ जो विलियम वर्ड्सवर्थ को बाकी पोएट से अलग करती है, वो ये आ जाती है कि 1843 में जो है ही बिकेम द फर्स्ट एंड द ओनली पोएट लॉरेट जिन्होंने कोई ऑफिशियल वर्स नहीं लिखी थी, कोई भी ऐसी वर्स ऑफिशियली इन्होंने नहीं लिखी थी। ठीक है, सो ये थे हमारे राइटर, हमारे पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। एंड अब हम बात करें, जब हम हमारी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस की बात कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने रहेंगे। सबसे पहला आ जाता है कि ये एक सोनेट है एंड सोनेट में भी किस टाइप के सोनेट है? ये पेट्रार्कन सोनेट है। ठीक है, दो मेजर टाइप की होती हैं, फर्स्ट इज शेक्सपियरियन एंड सेकंड वन इज पेट्रार्कन। इसके अलावा कई बार आपका सब डिविजन एक होता है स्पेंसेरियन। ठीक है, तो सोनेट का ये स्ट्रक्चर रहता है। एंड पेट्रार्कन, इसे हम क्यों बोल रहे हैं कि पेट्रार्कन में क्या रहता है? पेट्रार्कन के 2 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट आ जाता है आपका एक ऑक्टेव रहता है, ठीक है, एंड सेकंड पार्ट हो जाता है कि ये 6/8 रहता है। सो ऑक्टेट का मतलब हो जाता है एनी स्टैंजा दैट हैज 8 लाइन्स इन इट, एंड 6/8 का मतलब हो जाता है एनी स्टैंजा दैट हैज 6 लाइन्स इन इट। सो स्टार्टिंग की फर्स्ट 8 लाइन्स ये एक ऑक्टेट बना देती हैं, एंड उसके बाद की जो 6 लाइन्स आ जाती हैं वो 6/8 बना देती हैं। ठीक है, एंड पेट्रार्कन सोनेट, हर सोनेट का जो जिनके नाम पड़े हैं, जैसे शेक्सपियरियन सोनेट हो गई, पेट्रार्कन सोनेट हो गई, शेक्सपियरियन सोनेट्स हो गई, इन सब का जो है राइमिंग स्कीम फिक्स है। तो वैसे ही पेट्रार्कन सोनेट का भी राइमिंग स्कीम फिक्स है। तो अगर आप लोगों को इसकी राइमिंग स्कीम पता है तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो जल्दी से देख लीजिए। इसकी राइमिंग स्कीम जो है आपकी हो जाएगी ए बी बी ए बी बी ए। ओके, एंड इसके बाद की जो लास्ट की 6 लाइन्स जाएंगी उसमें आपका जो राइमिंग स्कीम जाएगी वो जाएगी सी डी सी डी सी डी। एंड राइमिंग स्कीम कभी भी आप कैपिटल लेटर्स में मत लिखिएगा, उससे हमेशा स्मॉल लेटर्स में ही लिखा जाता है। ओके, सो अब हम चलते हैं हमारी पोएम के एक्सप्लेनेशन पे। लाइन बाय लाइन डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ी सी नेचर पे बेस्ड पोएम है, थोड़ी सी डीप पोएम है, ध्यान से सुनिएगा। एंड ये करंट सोसाइटी को भी एंड उनकी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी थी, दोनों को ही एक तरीके से आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज कर रही हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आएगी, आप रिलेट कर पाओगे इस पोएम से। ओके, सो फर्स्ट 2 लाइन्स देखते हैं। The word is too much with us, late and soon, getting and spending we lay waste our powers. So the word is too much for with us, यानी कि ये जो हमारे पास ताकत है, या ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास आइडियाज हैं, या जो भी स्ट्रेंथ है हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ गया है, बहुत ज़्यादा है हमारे पास। एंड हम सबसे ज़्यादा चीज़ क्या कर रहे हैं कि हम चीज़ों को पाने और उसे स्पेंड करने में, चीज़ें मतलब जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ठीक है, जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, हम उसे या तो पाने, या तो खरीदने, या तो स्पेंड करने में हम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जितनी भी हमारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। ओके,
सो इन सब चीज़ों की वजह से ये जो हमारी दुनिया है वो हमारे लिए जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि हम उससे पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं एंड हम अपनी पावर्स हमें मिली थी कि हम उनका सही इस्तेमाल करके हम नेचर को अप्रिशिएट करें, गॉड से कनेक्ट करें, स्पिरिचुअलिटी पे हम ध्यान दें एंड ये जो हमारी दुनिया है उसे हम बेहतर बनाएँ। उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पावर्स को वेस्ट कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने और उनको मतलब चाहने में एंड उनको हासिल करने में, ठीक है? गेटिंग एंड स्पेंडिंग एंड यूजुअली आप कह सकते हो कि ये यहाँ पे वो मनी की भी बात करें, मनी को हम पहले पाने की कोशिश करते हैं, जब हमारे पास पैसे आ जाते हैं तब हम उसको खर्च करके कुछ और खरीदने की कोशिश करते हैं, कोई और मटेरियलिस्टिक चीज़ हम अपने पास रखने की कोशिश करते हैं एंड इसी वजह से ये जो दुनिया है वो या तो हमारे लिए अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है या फिर जल्दी ही वो कुछ ज़्यादा हो जाएगी हमारे लिए, ठीक है? सो ओवरऑल ये पूरी जो सोसाइटी है, करंट सोसाइटी हमारी जो है, उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ जाते जा रहे हैं, हम स्पिरिचुअलिटी, नेचर से दूर भागते जा रहे हैं। पूरी पोएम में उन्होंने यही किया है, इसका आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट 2 लाइन्स पे। द लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आर्स, वी हैव गिवन आवर हार्ट्स अवे अ सॉलिडेटरी बून। वो क्या कह रहे हैं कि हम बहुत ही कम हम नेचर को जो है वो बहुत ही कम देखते हैं, या हम नेचर के पास बहुत ही कम जाके टाइम स्पेंड करते हैं एंड ऐसा हम यूजुअली इसलिए करते हैं कि भैया हम चीज़ें पाना चाह रहे हैं। लाइक मेरा भी अगर हम देखें, हमारी जॉब है, सुबह 6 बजे उठ गए, जॉब से निकले, घर पहुँचे, फिर एक प्रॉपर रूटीन में हम फँसे रह जाते हैं एंड उसके बाद चीज़ें नहीं होती। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं रह जाता कि हम जाके पार्क में ही 5-10 मिनट के लिए बैठ जाएँ, ठीक है? सो टू सम एक्सटेंट जो नेचर है हम उससे डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं एंड इसकी वजह से हम लोगों ने क्या कर लिया है, हम जो है जितनी नेगेटिव फीलिंग्स आ रही हैं, ठीक है? हम अकेला बहुत ज़्यादा फ़ील करने लगे हैं, हम लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहने लगे हैं, हम चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहने लगे हैं एंड इसकी वजह जो है वो पोएट कह रहे हैं कि ये है कि हम नेचर से दूर रहने लगे हैं। हम एक आइडिया से ऑब्सेस हो गए हैं कि हमें पैसे कैसे कमाने हैं एंड उन्हें खर्च कैसे करना है एंड हम इसी में अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम नेचर को अप्रिशिएट नहीं करते, हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं करते एंड इसी वजह से जो भी हमारे जो भी हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, जो भी हम फीलिंग्स रख रहे हैं लाइक डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या आप कह सकते हो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, ये सारी फीलिंग्स इसलिए आ रही हैं कि हम अपने आप को पूरी तरीके से नेचर से डिस्कनेक्ट कर चुके हैं एंड हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं, ठीक है? एंड इसकी वजह से हमारे लिए जो है वो मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है, ठीक है? आगे की लाइन्स पे चलते हैं। आगे के लाइन्स जो हैं, ये जो 3 लाइन्स हैं, इसमें वो जो नेचर है उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है? सो लाइन्स देख लीजिए। दिस सी दैट bears her blossom to the moon, the winds that will hollowing at all hours and are upgathered now like sleeping flowers. सो इसमें जो नेचर की ब्यूटी होती है वो उन्हें हाइलाइट कर रहे हैं, ठीक है? जो वंडर्स रहते हैं या जो आप कह सकते हो कि कनेक्शंस रहते हैं उनको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो एक चीज़, इन्होंने जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं यानी कि सी हो गया, विंड हो गया, फ्लावर्स हो गए, इन सबको क्या किया है, इन सबको पर्सोनिफाई कर दिया, ठीक है? पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे यूज़ किया है उन्होंने, इन सबको पर्सोनिफाई कर दिया, ओके? अब इनका क्या कहना है कि ही इज़ सेइंग कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों को पर्सोनिफाई कर दिया है, तो इनका कहना है कि सी और मून के बीच में, मून इज़ आल्सो पर्सोनिफाइड है। सी और मून के बीच में एक बहुत ही इंटीमेट रिलेशनशिप है जहाँ पे वो एक-दूसरे को लेके एक-दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ओपन है, ठीक है? एंड इसी में जो है, जहाँ पे सी हमें कामनेस दे देती है, हमें एक पीस प्रोवाइड करती है, ठीक है? वहीं पे मून जो है वो सी को कंट्रोल करता है। हमें पता है हाउ टाइड्स एंड वेव्स वर्क, ओके? सो ये एक चीज़ उन्होंने हाइलाइट की है। इसके बाद जो है उनका कहना है कि ये जो विंड है या विंड की जो ब्यूटी है वो हर समय जो है एक हाउलिंग या आप कह सकते हो विंड जो है हमेशा चलती रहती है। जब तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं तो वो आवाज़ कर रही होती हैं, ठीक है? सो विंड जो है वो चल रही है, वो हमें रिलैक्सेशन दे रही है एंड ओवरऑल ये सब मिलके एक खूबसूरत-सा एटमॉस्फेयर बना रही हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि हर कोई सो रहा है एंड वी शुड जस्ट गैदर अप एंड स्लीप विद द स्लीपिंग फ्लावर्स, ठीक है? मतलब जो फ्लावर्स सो रहे हैं या जो एकदम शांति से हैं फ्लावर्स,
उनके साथ हमें रहना चाहिए, या वो आप कह सकते हो कि फ्लावर्स सो रहे हैं एंड ये ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है कि रीडर इज ट्राइंग कि हम जो है किसी तरीके से नेचर के साथ कनेक्ट करें, हम नेचर के पास जाएं, उसको एक्सपीरियंस करें, लाइक एक्चुअली देखें हाउ टाइड्स एंड वेव्स मूव, मून जो है वो किस तरीके से टाइड्स और वेव्स को इफेक्ट करता है, उसकी प्रॉक्सिमिटी किस तरीके से इफेक्ट करती है, मून का मतलब कम होना या ना होना या फुल मून होना, ये सब वेव्स को टाइड्स को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, विंड किस तरीके से चलती है, विंड किस तरीके से हमारी स्किन पे फील करती है, ठीक है। ये सब चीज़ें वो हमें कह रहे हैं कि हमें ये सब करके देखनी चाहिए एंड रीडर्स के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत एक इमेज बना रहे हैं, ताकि रीडर्स जो हैं वो नेचर के पास जाएँ एंड वो जितने भी जो उनके मटेरियलिस्टिक पोजेशंस हैं, जो भी उनके ऑब्सेशंस हैं, वो उससे दूर हटें एंड दे जस्ट कनेक्ट विद द नेचर। ओके, आगे की लाइन्स पे चलते हैं। सो नेक्स्ट लाइन्स हमारी आ जाती है, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून, it moves us not, great God. I would rather be a pagan sluggen in creed outworn. So पेगन का मतलब आप जान लीजिए, कोई एक ऐसा इंसान, ठीक है, जो ऐसे रिलीजन पे यकीन करता है जिसमें बहुत सारे गॉड्स हो। एक ऐसा इंसान जो एक ऐसे रिलीजन पे यकीन करता है जिसमें बहुत सारे गॉड्स हो, ठीक है। तो इसमें हमारे कौन कौन से मिथोलॉजीज आ जाती हैं या कौन कौन से रिलीजन आ जाते हैं। फर्स्ट इज ग्रीक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। रोमन कल्चर जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है एंड ऑब्वियसली सबसे पॉपुलर या जो हम जानते हैं वो हो जाता है हमारा हिंदुइज्म। हिंदुइज्म में भी हम जानते हैं कि मल्टीपल गॉड्स आर देयर, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की वजह से, यानी कि ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हम ऑब्सेस होते जा रहे हैं, नेचर से दूर होते जा रहे हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम जो है जो हमारा नेचर है, जो हमारा बिहेवियर, हम उससे पूरी तरीके से हटते चले जा रहे हैं, हम आउट ऑफ ट्यून होते जा रहे हैं, हम पूरी तरीके से हटते जा रहे हैं एंड जो हमें नहीं करना चाहिए था, हमें हटना नहीं चाहिए था, हमें नेचर से कनेक्टेड रहना चाहिए था, हमें नेचर को अप्रिशिएट करना था, बट हम क्या कर रहे हैं, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ऑब्सेस हो रहे हैं चीज़ों को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं एंड हम ओवरऑल जो है इवन जो करंट सोसाइटी है, या आप कह सकते हो जितनी भी हमारी प्रीवियस सोसाइटीज रही हैं, एक चीज़ हो गया था कि हम नेचर को ही हटा देते थे, लाइक डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा लेवल पे होने लगा था, हम नेचर को ही डिस्ट्रॉय करने लगे थे, हम इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इन्वॉल्व हो गए थे, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से इतना ज़्यादा ऑब्सेस हो गए थे। इवन ये तो अभी भी है कि हम नेचर को डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं जस्ट टू अटेन सम मटेरियलिस्टिक पोजेशंस, ठीक है। सो इस वजह से क्या हो रहा है कि हम नेचर से, या जो हमारा एक्चुअल ह्यूमन नेचर था जिस लिए गॉड ने हमें बनाया था, हम उससे पूरी तरीके से हट चुके हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए था, पर हम ह्यूमंस ने जो है वो कर लिया है एंड इसके आगे वो गॉड से प्रे कर रहे हैं कि हे भगवान, अगर हो सके तो मुझे एक ऐसा इंसान बनाना जो कि इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे, मैं सिर्फ भगवान की भक्ति करता रहूं, ठीक है, एंड मैं हमेशा भगवान की पूजा में, नेचर में लीन रहूं, ठीक। एंड मैं ऐसा वैसा भी भगवान की पूजा नहीं कर रहा हूं, मैं ऐसे रिलीजन को फॉलो कर रहा हूं जो कि मल्टीपल गॉड्स के लिए है। हर गॉड जो है, जैसे अगर आप किसी भी रिलीजन की बात करोगे, चाहे वो आप ग्रीक की बात करो, चाहे आप रोमन की बात करो, चाहे आप हिंदुइज्म की बात करो, हर एक नेचुरल एलिमेंट जो है वो किसी ना किसी गॉड से कनेक्टेड है। अगर हम बारिश की बात करते हैं, हिंदुइज्म में वो इंद्रदेव से कनेक्टेड है, ग्रीक में जो है वो जूस से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर हम पानी की बात करते हैं तो समुद्र देवता है हिंदुइज्म में, ग्रीक में पोसाइडन है, ठीक। तो जितने भी हमारे नेचुरल एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी गॉड से कनेक्टेड है एंड यही चीज इसीलिए वो पेगन एज अ पेगन वो बनना चाह रहे हैं, एक पेगन इंसान बनना चाह रहे हैं, एक कि वो अलग अलग रिलीजन, अलग अलग गॉड्स की पूजा करेंगे जो अलग अलग नेचुरल एलिमेंट्स को शो करते हैं। ओके, सो ये हो गई हमारी लाइंस 8 to 10। अब आ जाते हैं हमारी लास्ट की 4 लाइंस में, जो कि है, सो आई माइट स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेजेंट ले हैविंग ग्लिम्स दैट वुड मेक मी लेस फॉर लॉर्ड have sight of Proteus rising from the sea, or hear old Trident blow his ranged horns। अच्छा, एक रेफरेंस इन्होंने जो है वो ग्रीक का दिया है। अगर आप
इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा-थोड़ा ग्रीक मिथोलॉजी को आप मतलब थोड़ा बहुत ग्रीक मिथोलॉजी की अगर आप नॉलेज ले लेते हो साइड में, तो वो आपके लिए ईज़ी रहेगा, क्योंकि ग्रीक का रेफ़रेंस जो है यहाँ पे बहुत लिया जाता है, ग्रीक और रोमन्स का। एंड ऐसे ही यहाँ पे भी ग्रीक और रोमन्स का रेफ़रेंस लिया गया है। जब बात करते हैं पोर्टस की, तो ये ग्रीक के जो गॉड ऑफ सी थे, ठीक है? मैंने अभी बताया था समुद्र के देवता जो हैं पोसाइडन है, ठीक? ये पोसाइडन के बड़े बेटे हैं, ठीक है? पोसाइडन के बड़े बेटे हैं प्रोटोस, एंड इनके पास पावर है कि ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रोफेसाइज कर सकते हैं, प्रोफेसी दे सकते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है? वहीं पे ट्राइडन की जब हम बात करते हैं, वो भी पोसाइडन के ही बेटे हैं, एंड ये एक डेमी गॉड है, ठीक है? एंड इनके पास पावर है डेमी गॉड ये इसलिए है क्योंकि पोसाइडन ने जो है वो एक निम्फ थी, उनके साथ रिलेशन स्टैब्लिश किया था, जिसकी वजह से ट्राइडेंट हुए थे, इसलिए ये एक डेमी गॉड है। एंड इनके पास पावर है कि ये वेव्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ही कंट्रोल्स द वेव्स, ये वेव्स को कंट्रोल करते हैं, ओके? कंट्रोल्स वेव्स, ओके? सो अब लास्ट आंसर में ये अगेन जो इनकी प्रार्थना है, ये उसी को आगे बढ़ के कहते हैं कि मैं जो है एक पेगन इंसान बन जाऊँ, मैं एक वर्शिपर बन जाऊँ ऐसे रिलीजन का जो कि मल्टीपल गॉड्स हैं जिसमें, ठीक? जो कि एक पॉलीथेइस्ट आप वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है? पॉलीथेइस्ट मतलब पॉलीथेइस्टिक मतलब एक ऐसा रिलीजन जिसमें बहुत सारे गॉड्स हो, ओके? सो मैं एक पोलिस्थेइक इंसान बनना चाहूँगा, जिससे मैं नेचर को वर्शिप कर सकूँ, गॉड्स को वर्शिप करूँ, एक प्लीजेंट लैंड में रह सकूँ, एक प्लीजेंट एनवायरनमेंट में रह सकूँ, एंड मैं हर चीज़ की ग्लिम्स को देख सकूँ। ग्लिम्स मतलब झलकें, हर नेचर के हर एक एस्पेक्ट की जो है मैं ग्लिम्स देख सकूँ, एंड मुझे ये जो मटेरियलिस्टिक पोजेशंस है मैं उससे दूर जा सकूँ। मुझे जो है प्रोटस का जिस तरीके से प्रोटस प्रोफेसाइज करता है, उस तरीके से वो चीज़ें प्रोफेसाइज करे मेरे लिए कि मैं फ्यूचर में ये सब चीज़ें कर पाऊँगा। मैं प्रोटस को वर्शिप करना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि वो पानी में किस तरीके से, समुद्र में किस तरीके से मूव कर रहे हैं, या हाउ डज़ द सी मूव्स बिकॉज़ ऑफ प्रोडस, ठीक है? एंड इसके अलावा मैं ट्राइटन का जो है आप कह सकते हो कि इनके पास एक हॉर्न था जो ये ब्लो करते थे, समुद्र जब वेव्स मूव कर रहे थे तो उनकी एक आवाज़ होती है, ठीक है? सो ये यहाँ पे उसको रेफ़र कर रहे हैं, एंड ही वांट्स टू से कि मैं समुद्र की आवाज़ को भी सुनना चाहूँगी जो कि ट्राइडन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है? सो लास्ट स्टैंज़ा में, या आप कह सकते हो लास्ट 6 लाइन्स में उन्होंने प्रे की है खुद के लिए कि मैं गॉड्स के साथ मैं गॉड्स को, या आप कह सकते हो मैं नेचर को वर्शिप करना चाहता हूँ, नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मैं नेचर के पास ही रहना चाहता हूँ, मुझे वर्ल्डली पोजेशंस में नहीं फँसना है, ठीक है? एंड ये है हमारी, सो स्टूडेंट्स ये है हमारी पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस, दिस फ्रॉम माय सेक्शन, ठीक है? इस वीडियो में मैं इतना ही रख रही हूँ, एंड मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने आपको कहते हैं आप प्लीज़ उनको कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको आते हैं दैट्स वेरी गुड, बट कोई ऐसा हो सकता है जैसे नहीं आता है, ठीक है? सो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप उस इंसान की भी हेल्प कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली आपका एक रिविजन हो जाएगा कि हाँ भाई आपको चीज़ें आती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ चैप्टर 4 को डिस्कस किया, अभी और भी चैप्टर्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। एंड अगर आप ये बुक परचेज करना चाह रहे हैं तो ये बुक जो है आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका पीडीएफ वर्जन या ई-बुक वर्जन चाह रहे हैं तो वो आपको हम गूगल प्ले बुक्स में मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।